गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, उसमें चल रहा था रासायनिक बंध। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसमें सहसंयोजक बंध पर कक्षकों का दिशात्मक प्रभाव या दिशात्मक गुण कक्षकों के क्या है वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, जिसमें हमने B2C2O2 और N2 का एग्जाम्पल है वो पढ़ा था। उसके बाद आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोला जाएगा संकरण। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या कहा जाएगा? संकरण कहा जाएगा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसके क्या प्रकार है ये सब हमें पढ़ना है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण है वो किसके कारण से आया है? वीबीटी के कारण से क्या है? संकरण है। ठीक है, यानी कि संकरण की उत्पत्ति माने तो वो किससे होगी? वीबीटी की सहायता से होगी। तो सबसे पहले मैं पढ़ने इसकी संकरण की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा 1 नंबर में पूछी जाए। इसकी परिभाषा में क्या लिखा जाएगा कि जब समान या लगभग समान ऊर्जा तथा असमान आकृति वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उन नए बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक और इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। एक बार फिर से लिखें तो इसमें क्या होता है संकरण की क्रिया में कि समान या फिर लगभग समान ऊर्जा के लिए क्या बोला जाएगा कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले, और आकृति जो होती है वो उनकी डिफरेंट यानी असमान हो सकती है। जो कक्षक आपस में मिलकर संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं उन कक्षकों की आकृति है वो असमान और समान कुछ भी हो सकती है। तो इसमें क्या लिखा गया कि जब समान या लगभग समान ऊर्जा वाले तथा असमान आकृति वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा उतनी ही संख्या में, जितने यहाँ पे जुड़े थे उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति वाले, उतनी ही संख्या में, लेकिन यहाँ जो बनेंगे उनकी ऊर्जा भी समान रहेगी और उनकी आकृति भी एक जैसी रहेगी। यहाँ जो थे जो आपस में मिल रहे थे, जो ऊर्जा का पुनर्वितरण कर रहे थे, उनकी ऊर्जा समान या लगभग समान रहेगी लेकिन उनकी आकृति असमान हो सकती है। जब यहाँ पे ऊर्जा भी समान होगी और आकृति भी क्या रहेगी? समान होगी। तो उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह क्रिया संकरण कहलाती है तथा इस क्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन फिर से सुने इसकी कि जब समान या लगभग समान ऊर्जा वाले तथा असमान आकृति वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया संकरण कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है तथा इस क्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये रहेगी आपकी संकरण की डेफिनेशन 1 नंबर में। उसके बाद में देखें संकरण के नियम। ये तो रहेगी इसकी डेफिनेशन संकरण की। अब संकरण के कुछ नियम हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण निकाले, संकरण हमेशा किसका होता है? मौलिक परमाणु का संकरण नहीं होता, संकरण हमेशा अणु का रहेगा। अणु या कंपाउंड्स का संकरण होता है ना, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का होता है। पूरा जो ये AB2 अणु है मान लीजिए, इसमें संकरण निकाले तो संकरण किसका होता है? केंद्रीय परमाणु का। अब केंद्रीय परमाणु कौन सा है ये देखना है हमें। तो केंद्रीय परमाणु
इस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? तो केंद्रीय परमाणु रहेगा जिसकी संख्या कम होती है। संख्या ए की कम है, बी की 2 है, संख्या ए क्या है? अकेला ही है। तो जिसकी संख्या कम होती है वो केंद्रीय परमाणु होगा। तो यहाँ Ab2 मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु है ए, तो इसमें जो संकरण निकलेगा Ab2 का, वो संकरण किसका रहेगा? ए का रहेगा। तो किसी भी अणु या कंपाउंड्स का जो संकरण होता है वो संकरण उसके केंद्रीय परमाणु का होता है। अब किसी भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल का संकरण निकालते समय हमें जो संकरण के नियम अभी पढ़ेंगे उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, संकरण वाला टॉपिक चल रहा है, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के लिए नियम, 5 नियम वो हमें यहाँ पे पढ़ने। तो संकरण के जो नियम है उनमें फर्स्ट नियम रहेगा कि संकरण करने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे ऑर्बिटल्स जो आपस में मिलकर के ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा संकरण की क्रिया करते हैं, उन कक्षकों की ऊर्जा एनर्जी समान या लगभग समान होनी चाहिए। समान या लगभग समान होनी चाहिए। समान या लगभग समान का मतलब है कि वो एक ही मुख्य क्वांटम संख्या के होने चाहिए। एक ही मुख्य क्वांटम संख्या के। अब ये नहीं कि 2s कक्षक भाग ले रहा है और एक 4p कक्षक भाग ले रहा है, ऐसा नहीं होता। इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है और 2s और 4p कक्षक कभी भी संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। तो फर्स्ट नियम रहेगा संकरण का कि संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान, एकदम समान भी हो सकती है या लगभग समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होने चाहिए, 2s और 2p। s और p यहाँ दोनों कक्षकों में संकरण हो सकता है क्योंकि ये भी 2 से बिलोंग करता है, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका, और इसका भी क्या है? 2 है। तो उनका जो कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड नियम आता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि संकरण की क्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो संकरण की सेकंड नियम में क्या रहेगा कि संकरण से पहले जितने परमाणु कक्षक यहाँ आपस में भाग लेंगे, संकरण की क्रिया होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो संकरित कक्षक बनते हैं, जो नए कक्षक बनते हैं, उनकी संख्या उतनी ही होगी जितने संकरित कक्षक, जितने कक्षक यहाँ संकरण में भाग लेते हैं। तो इस सेकंड रूल को एक लाइन में क्या लिखा जाएगा कि संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले, संकरण की क्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। 2 नियम हो गए संकरण के, यानी जितने परमाणु कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेंगे उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाता है। अब तीसरा देखें, तीसरा नियम क्या रहेगा? किसी भी एक परमाणु विशेष के लिए संकरण फिक्स नहीं होता है पहले से ही। हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन का संकरण sp3 रहेगा। तो तीसरा नियम क्या रहेगा? किसी परमाणु विशेष के लिए संकरण का प्रकार है वो स्थिर नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कार्बन का संकरण हमेशा sp3 रहेगा। तो तीसरा नियम क्या रहेगा? किसी भी परमाणु विशेष के लिए संकरण का प्रकार पहले से फिक्स नहीं होता है। संकरण का प्रकार तो उस संकरण का प्रकार उस परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं तथा बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से निर्भर करता है। देखें जैसे कार्बन ही है, कार्बन ने 3 कंपाउंड्स बना लिए। एक तो कार्बन ने बना लिया CH4, दूसरा कार्बन ने बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा कार्बन ने बना लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है? मीथेन। मीथेन बोले तो एक प्रकार से क्या है? एल्केन है। ये क्या है? इसमें एल्किन है और ट्रिपल बॉन्ड आ गया 2 एटम के बीच में, इसका मतलब ये क्या रहेगी? एल्काइन रहेगी। इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है।
यहाँ पे कार्बन का संकरण sp3 है, कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे संकरण के प्रकार में। इसमें कार्बन का संकरण sp2 है और इसमें कार्बन का संकरण क्या है, sp है। तीनों में ही कार्बन का संकरण अलग अलग है, जो कि इस कार्बन से जुड़े हुए जो ये हाइड्रोजन परमाणु है इन पे कितने संख्या में जुड़े हुए हैं और ये जो बॉन्ड बने हुए हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी परमाणु विशेष के लिए संकरण का प्रकार पहले से फिक्स नहीं होता है। संकरण का प्रकार तो उस परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु तथा बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें हम एग्जाम्पल लिख देंगे कार्बन का। तो कार्बन का एग्जाम्पल लिखे ना कि जैसे कार्बन 3 प्रकार के कंपाउंड्स बना रहे हैं, तीनों के अंदर कार्बन का संकरण है वो अलग अलग है। ये तीनों ही क्या है, संकरण को बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन संकरण लिखें इसको। ये हो गया इसका तीसरा नियम संकरण का। उसके बाद में नेक्स्ट देखें संकरण का नियम क्या रहेगा। फोर्थ नियम में लिखा जाएगा कि संकरण की क्रिया में क्या भाग कौन ले रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन से वो भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि संकरण की क्रिया में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। इस कारण से संकरण वेकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षकों में भी हो सकता है और फुलफिल्ड पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों में भी हो सकता है और हाफ फिल्ड कक्षकों में भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का कक्षक हो उन सभी कक्षकों में संकरण की क्रिया है वो हो सकती है। ठीक है, तो चौथे नियम में क्या लिखा जाएगा कि संकरण की क्रिया में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन, इसलिए संकरण रिक्त कक्षकों में, पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों में और आधे भरे हुए कक्षकों में भी संकरण की प्रक्रिया है वो हो सकती है। ठीक है, ये रहेगा इसका फोर्थ नियम। उसके बाद देखें पांचवा नियम क्या रहेगा संकरण का। पांचवें नियम में लिखा जाएगा संकरण वाले में कि संकरित कक्षक जो बनते हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, यानी कि संकरण की क्रिया में बनने वाले संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति समान होती है। ऊर्जा समान रहेगी, एनर्जी सेम है, और आकृति जो होती है शेप वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इनकी साइज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। साइज का मतलब क्या होता है, आकार, शेप का मतलब क्या होता है, आकृति। ऊर्जा तो समान है, शेप समान कैसे होती है, ऐसे होती है शेप कि एक पाली तो क्या रहती है संकरित कक्षकों की बड़ी और एक क्या होती है छोटी। इसका मतलब बड़े वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, छोटे वाले में क्या है, कम है। अब संकरित कक्षक सारे ही ऐसे होंगे। अब ये तीनों संकरित कक्षक है, इनकी साइज एक जैसी, सॉरी शेप एक जैसी है ना, तीनों में एक बड़ी पाली है एक छोटी पाली है, शेप सेम है, साइज अलग अलग कैसे है, ये छोटी है, ये पालियों की जो साइज है वो बड़ी होगी, इसमें और भी ज्यादा बड़ी होगी। तो इसको यदि हम ये मान लें कि ये sp संकरण का है, ये sp2 संकरण का है, ये sp3 संकरित कक्षक है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि संकरण के बाद बनने वाले जो संकरित कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा तथा आकृति समान होती है, लेकिन उनकी आकृति क्या होती, सॉरी उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये नहीं कि sp3 का दूसरा sp3 है उसका आकार अलग नहीं, जितने भी sp हैं उनका आकार सेम होगा, जितने भी sp2 हैं वो सारे एक जैसे होंगे, जितने भी sp3 हैं वो भी सारे एक जैसे होंगे, लेकिन sp और sp2 में डिफरेंस मिलेगा, sp2 sp3 में डिफरेंस मिलेगा, sp और sp3 ये सारे कक्षक हैं, कक्षकों के नाम ही ये रहेंगे, sp कक्षक, sp2 कक्षक, sp3 कक्षक। तो इनकी शेप और एनर्जी सेम होती है और साइज क्या रहेगी इनकी डिफरेंस या डिफरेंट या अलग अलग रहेगी। ये था इसमें पांचवा नियम संकरण का। उसके बाद में छठा नियम देखें संकरण का। तो छठे नियम में क्या लिखा जाएगा कि संकरण के बाद बनने वाले जो संकरित कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स परमाणु कक्षकों की तरह ही उन पाउली के नियमानुसार भरे जाते हैं। तो
छठा नियम रहेगा इसमें संकरण का कि संकरण की क्रिया के बाद बनने वाले जो संकरित कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हुंड और पाउली के नियमानुसार ही भरे जाते हैं। तो संकरण का छठा नियम क्या रहेगा इसमें कि संकरण के बाद में बनने वाले जो संकरित कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों की तरह ही हुंड और पाउली के नियमानुसार भरे जाएंगे। उसके बाद में लास्ट 7 नंबर इसमें रहेगा कि संकरण का जो प्रकार होता है, संकरण का प्रकार, उसकी सहायता से हम उस कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उनकी ज्यामिति क्या रहेगी और उसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा उसे हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी अणु के संकरण के प्रकार से उस अणु की ज्यामिति और उसके बंध कोण को समझाया जा सकता है। उसके बाद देखें इसमें कि संकरण का जो प्रकार है उस संकरण के प्रकार से ज्यामिति और बॉन्ड एंगल को किस प्रकार से बताया जाएगा। तो एक साइड में टेबल बना, एक साइड में रहेगी इसमें संकरण और यहाँ पे आएगा इसमें ज्योमेट्री और यहाँ पे रहेगा इसमें बॉन्ड एंगल। ठीक है, संकरण का प्रकार फर्स्ट रहेगा इसमें संकरण का प्रकार एसपी संकरण, ज्योमेट्री रहेगी उसकी लीनियर निरेखीय और बॉन्ड एंगल रहेगा इसमें 180 डिग्री का। सेकंड संकरण का प्रकार रहेगा sp2 संकरण। sp2 संकरण वाले की ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल रहेगा इसमें 120 डिग्री का। ठीक है, तीसरा इसमें संकरण का प्रकार रहेगा sp3 संकरण। sp3 संकरण वाले की ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल, यानी इसको बोलेंगे रेखीय, इसको बोलेंगे हिंदी में त्रिकोणीय समतलीय और इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय। इसमें बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, उसके बाद में संकरण का फोर्थ प्रकार रहेगा इसमें sp3d संकरण। इसकी ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडी, हिंदी में बोलेंगे हम इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बॉन्ड एंगल रहेगा इसके अंदर 90 डिग्री का और साथ में रहेगा 120। दो प्रकार के बॉन्ड एंगल रहेंगे। अब आगे जब ये संकरण आएगा, अब इसकी ज्यामिति बनाएंगे, तब इसमें बताएंगे कि 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है और 120 का कैसे बनता है। एक बार याद रखो कि दो प्रकार के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री का और 120 डिग्री का। उसके बाद में 5 नंबर पे संकरण का प्रकार आएगा इसमें sp3d2 संकरण। इसकी ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय ज्यामिति और इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा आपके 90 डिग्री का। उसके बाद में नेक्स्ट संकरण देखें sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण वाले की ज्योमेट्री रहेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी। बॉन्ड एंगल रहेंगे इसमें 90 डिग्री और 72 डिग्री। तो इसमें sp3d और sp3d3 दो ऐसे संकरण जिसके अंदर दो प्रकार के बॉन्ड एंगल पाए जाएंगे। sp3d में रहेगा 90 डिग्री और 120 डिग्री और sp3d3 में रहेगा 90 डिग्री और 72 डिग्री। तो इस प्रकार से संकरण के 7वें रूल के अकॉर्डिंग हम संकरण के प्रकार से उसकी ज्यामिति और बॉन्ड एंगल है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा संकरण, ये संकरण ये ज्यामिति रहेंगी और ये इसके क्या रहेंगे बॉन्ड एंगल रहेंगे। और कई बार हम संकरण के जो
कक्षक हैं उनके द्वारा संकरण नहीं निकाल के डायरेक्ट n की वैल्यू ज्ञात करते हैं और n की वैल्यू से हम संकरण को ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हम रूल के अकॉर्डिंग संकरण कैसे निकलते हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे कि वो रूल लगाए बिना डायरेक्ट संकरण है वो कैसे निकाले जाते हैं। और तो आज के लिए तो इतना ही। उसके बाद में कल की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार में हम ये जो 6 प्रकार है संकरण के ये पढ़ेंगे। ये सारे संकरण के प्रकार पढ़ेंगे। प्रत्येक संकरण के अंदर हम 2-2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में संकरण कैसे निकलेगा, फिर उनकी ज्यामिति कैसे बनाएंगे, बॉन्ड एंगल कैसे कैसे बनेंगे। तो संकरण के प्रकार है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।